हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने हमारा पिछला वीडियो अब तक देख लिया होगा, जो एक दिन का गैप रहा, 2 दिन का, उसमें आपने रिवाइज भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा केमिस्ट्री सीरीज़ में चैप्टर 8 चल रहा था, जिसमें हमने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में चर्चा करने के बारे में देखा था। और उसी संबंध में हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था। और इन्हीं धातुओं को पढ़ते हुए हमारे 4 लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुके थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे देखा ही होगा। अगर आपने किसी भी एक वीडियो को न देखा हो तो आप कम से कम इस चैप्टर के चारों वीडियोस देख लें, तब ये वीडियो देखें तो आपको अधिक समझ में आएगा और पढ़ने में अधिक मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सभी, जो कि 4 लेक्चर वीडियो में हमने धातुओं के बारे में ही पढ़ा था, तो आज धातुओं के बारे में हमारा फाइनल लेक्चर होगा। इसमें हम धातुओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जिनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। अर्थात हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से हमारा ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही कम समय में हम कुछ अधिक तथ्यों को जान लेंगे। एक बार पूरे धातु को हम रिवाइज कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखें, और इसी चैप्टर के पहले के जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं अब उन्हें भी देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आज के लेक्चर में हम धातु के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, तो वही हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, हम ये सब धातु के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सब भार के अनुसार धातुओं में देखना है कि सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु और सबसे कठोर धातु कौन सी है या क्या नाम है उनका। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम वह धातु है जो सबसे हल्की होती है, अर्थात इसका भार अपेक्षाकृत सभी धातुओं से कम होता है। और सबसे भारी धातु कौन सी होगी? तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। तो आवर्त सारणी में जितने ज्ञात तत्व हैं उन सभी में सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। और इसी प्रकार सबसे कठोर धातु कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो सबसे कठोर धातु है, जो कि पीरियोडिक टेबल में से ही कोई एक होगा, और वह है क्रोमियम। तो सबसे कठोर धातु कौन सा है? क्रोमियम। तो फ्रेंड्स, भार के अनुसार सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु और सबसे कठोर धातु, ये 3 नाम लिथियम, ऑस्मियम और क्रोमियम, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। दूसरा हमने लिखा है क्रियाशीलता के आधार पर। तो क्रियाशीलता अर्थात अगर वो मुक्त अवस्था में है तो कौन सी धातु बहुत जल्दी क्रिया कर लेगी किसी अन्य धातु या पदार्थ के साथ, कौन सा धातु है जो किसी अन्य के साथ क्रिया करने में सबसे अधिक समय लगाएगा, तो उसी के अंतर्गत क्रियाशीलता में आएगा। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, जिसका संकेत या परमाणु संकेत होता है, या जिस संकेत के माध्यम से पीरियोडिक टेबल में उसे पहचान के रूप में रखा गया है, वो है K, और इसे पोटेशियम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम हुआ। और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, अर्थात अगर प्रकृति में मुक्त अवस्था में इन्हें रखा जाए तो सभी धातुओं में सबसे शीघ्रता के साथ क्रिया करने वाली जो धातु होगी वो है पोटेशियम, और इसका संकेत है K। सर्वाधिक उच्च गलनांक वाला धातु,
इसके बारे में तो फ्रेंड्स लगभग हमने पिछले लेक्चरों में कई बार ये नाम लिया है कि सर्वाधिक उच्च गलनांक वाला धातु कौन सा है, तो वही है जो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव धातु है या रेडियो एक्टिव तत्व है, वो क्या है, यूरेनियम। और इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये हमने अपने पिछले लेक्चरों में बताया है और बहुत ही विस्तार पूर्वक आराम से समझा है हमने। तो अगर आप नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें और उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवश्य दे देंगे, तो आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो सर्वाधिक उच्च गलनांक वाला धातु क्या है, यूरेनियम, और इसका गलनांक क्या है 3500 डिग्री सेल्सियस, और यूरेनियम का संकेत होता है यू। तो फ्रेंड्स इतना हमने जाना, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है और सबसे कठोर धातु कौन सी है। इसी प्रकार सर्वाधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु के बारे में अगर हम जानें कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, अर्थात किसी अन्य तत्व, धातु या पदार्थ के साथ क्रिया करने में सबसे ज्यादा समय कौन सा धातु लगाता है, तो वो है सोना। सोना किसी और से क्रिया करने में सबसे अधिक समय लगाता है, अर्थात सबसे कम क्रियाशील धातु है। आगे हम यहाँ देखेंगे मोजाइक गोल्ड। तो ये उपनाम है फ्रेंड्स मोजाइक गोल्ड, ये स्टेनस सल्फाइड का उपनाम है मोजाइक गोल्ड, और स्टेनस सल्फाइड का रासायनिक सूत्र हमने लिखा है SnS2, अर्थात टीन और सल्फर के अभिक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद स्टेनस सल्फाइड, इसी का उपनाम है मोजाइक गोल्ड। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मोजाइक गोल्ड है, ऑप्शन में कुछ भी हो सकते हैं, या तो संकेत हो या रासायनिक सूत्र हो या नाम हो, इनमें से हमें पहचानना होगा कि मोजाइक गोल्ड किसे कहते हैं। इसी प्रकार वेराइट वाटर, वेराइट वाटर भी उपनाम है, और ये किसे कहा जाता है वेराइट वाटर, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है वेराइट वाटर, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा BaOH2, यही है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं वेराइट वाटर। ये भी उपनाम है कि मोजाइक गोल्ड स्टेनस सल्फाइड का और वेराइट वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है उत्कृष्ट धातुएं। कुछ धातुएं हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड्स, जब हम आवर्त सारणी की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारे पहले या दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि धातुओं को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि कुछ धातु क्षार धातुएं हैं कुछ वर्गों के, कुछ क्षारीय मृदा धातुएं हैं, कुछ हैलोजन है, कुछ अक्रिय धातुएं हैं। उसी प्रकार कुछ धातु उत्कृष्ट धातु हैं, हमने उसमें देखा ही था, यहाँ भी देख रहे हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन नामों को डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उत्कृष्ट धातुएं हैं गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी, ये पेरियोडिक टेबल के उत्कृष्ट धातु हैं और इनका वर्ग या श्रेणी बटी हुई है। आवर्त सारणी की संरचना में भी हमने देखा था, तो आप इसे ध्यान में रखें कि उत्कृष्ट धातुएं कौन सी हैं, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी, मरकरी अर्थात पारा। इसके बाद धारा का सर्वोत्तम चालक। फ्रेंड्स, जब हम धातुओं का परिचय पढ़ रहे थे या धातुओं का गुणधर्म देख रहे थे, तो हमने पढ़ा था उसके भौतिक गुणधर्मों में, अर्थात धातुओं के भौतिक गुणधर्मों में, कि धातु विद्युत तथा धारा दोनों के सुचालक होते हैं, अर्थात धारा और विद्युत को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं।
तो धारा का सर्वोत्तम चालक उस धातु का नाम या उन धातुओं का नाम जिसमें से होकर धाराएं या विद्युत धारा अथवा ऊष्मा की धाराएं बहुत तेज गति से प्रवाहित हो जाए या आगे बढ़े, वो धातु है सिल्वर और तांबा। सिल्वर का रासायनिक सूत्र Ag और तांबा का रासायनिक सूत्र Cu, जिसे कॉपर भी कहते हैं। तो धारा का सर्वोत्तम चालक हुआ सिल्वर और कॉपर, अर्थात चांदी और तांबा। इसके बाद एल्यूमिनियम का, फ्रेंड्स हमने धातुओं के अयस्कों का सांद्रण पढ़ा था अपने इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर में कि धातुओं का निष्कर्षण कब, कैसे और किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन सी श्रेणियों में बटा हुआ है। तो उसी लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि अयस्कों के सांद्रण के माध्यम से ही धातुओं का पृथक्करण होता है, शोधन होता है और शुद्ध रूप में धातु प्राप्त होते हैं। तो एल्यूमिनियम जो धातु है, इसका सर्वप्रथम सबसे पहले पृथक्करण या निष्कर्षण कब हुआ था? तो ये सन 1827 ईस्वी में, और इससे प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं एफिल टावर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफिल टावर कहाँ है। तो ये फ्रांस में है एफिल टावर और सर्वाधिक ऊंचाई वाला इमारत है। इसके आधार में कौन कौन से तत्व, जब एफिल टावर का निर्माण हुआ है तो इसके आधार में किन किन को बेस बनाया गया है? तो इसके आधार में है स्टील और सीमेंट, अर्थात इतनी ऊंचाई वाले टावर का निर्माण जब हुआ तो उसे मजबूती देने के लिए, उसके नींव को मजबूत बनाने के लिए किन चीजों का उपयोग किया गया है? स्टील और सीमेंट का। तो ये एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट से बने हुए हैं। इसके बाद पर्ल एश, फ्रेंड्स हमने यहाँ मोजाइक गोल्ड, वेराइट वाटर, अब पर्ल एश ये भी उपनाम है। मोजाइक गोल्ड भी उपनाम था, वेराइट वाटर भी उपनाम था, किसी अन्य को बोला जाता है। तो पर्ल एश किसे कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को। और पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? K2CO3, अर्थात K2CO3 को पर्ल एश भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र है K2CO3। और फ्रेंड्स, एश क्या होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, खासकर सिंगरौली की तो अभी कुछ दिनों पूर्व की घटना थी। एक डैम का एस वाला बांध टूटा हुआ था, बहुत बड़ी आपदा हुई थी, उसके बारे में हमने देखा ही था। तो एस क्या होते हैं ये हम सभी जानते हैं। बारूद, बारूद में यहाँ हमने लिखा है, हम देखेंगे कि बारूद में कौन कौन से संघटक और कितने प्रतिशत होते हैं। तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट 75%, गंधक अर्थात सल्फर 10% और चारकोल जो कि कार्बन का अपर रूप है 15% होता है, तथा कुछ बहुत कम प्रतिशत में या 0.% में आगे पीछे होके कुछ अन्य तत्व होते हैं और इन्हीं के मिश्रण से बना होता है बारूद। पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल। पोटेशियम नाइट्रेट 75%, गंधक 10%, चारकोल 15%। तो ये बारूद के संघटक हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो किसी एक धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है। किसी एक धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है, ये भी उपनाम हम कह सकते हैं। तो रणनीतिक धातु किस धातु का उपनाम है या किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो ये है टाइटेनियम। क्यों कहा जाता है रणनीतिक धातु? क्योंकि टाइटेनियम धातु का उपयोग कई रक्षा उत्पादनों में किया जाता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि रक्षा सामग्रियों में कुछ हथियार तैयार किए जाते हैं, कुछ यान तैयार किए जाते हैं,
उस सभी में टाइटेनियम का धातु का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, अर्थात रक्षा उत्पादन में टाइटेनियम का उपयोग होता है, इस कारण से इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। आगे फ्रेंड्स, एनीमिया के बारे में हम सभी जानते हैं, रक्तताल्पता। बहुत छोटी क्लासेस से भी हमने पर्यावरण के संबंध जो हमारी चौथी पांचवी की किताब होती थी पर्यावरण, उसमें भी हमने पढ़ा था कि लौह की कमी से मनुष्य के शरीर में लौह की कमी से अर्थात आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो आयरन की कमी से या लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग, अगर लौह तत्व की अधिकता हो गई तो लौहमयता रोग हो जाता है। आयरन तत्व की कमी से एनीमिया और अधिकता से लौहमयता रोग हो जाता है। और फ्रेंड्स, लौहमयता रोग अफ्रीका महाद्वीप में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनमें ये बीमारी या यह रोग बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसका कारण यह है उनका लोहे के बर्तनों में शराब का सेवन करना लौहमयता रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। तो लौह या आयरन तत्व की कमी से एनीमिया, अधिकता से लौहमयता रोग होता है। आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स हम कृत्रिम वर्षा। तो हम ये सभी फ्रेंड्स ये जानते हैं कि कृत्रिम वर्षा तो वो प्राकृतिक वर्षा होती ही है, लेकिन कुछ आवश्यक या किसी ऐसी घटना जगह पर कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है। और कृत्रिम वर्षा कई जगह बहुत उपयोगी है, कृषि के क्षेत्र में भी। तो कृत्रिम वर्षा में किस पदार्थ का, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो है फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड, अर्थात सिल्वर और आयोडीन की क्रिया से बना हुआ पदार्थ सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के रूप में। कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित, मानव द्वारा ही वर्षा कराई जाती है और इसमें उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स फ्रेंड्स हमने पढ़ा था प्रमुख धातु एवं उनके अयस्कों के लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ प्रमुख धातुओं और उनके अयस्कों के नाम जाना है। तो आप अवश्य देखें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवश्य शेयर कर दूंगी। तो आयरन पायराइड्स जो कि आयरन का या लोहे का अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र है FeS2। इसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। तो FeS2 को उपनाम दिया गया है रसायन में या धातुओं के संबंध में, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना आयरन पायराइड्स जिसका रासायनिक सूत्र है FeS2, या ये प्रश्न हो कि बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, तो भी होगा FeS2 जो कि आयरन पायराइड्स, और ये आयरन का प्रमुख अयस्क है, आयरन पायराइड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो सर्प विषरोधी सुई में किसका प्रयोग होता है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्प के जहर के रोधी के रूप में, अर्थात उसके विष को फैलने से या उसके प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है आरिक क्लोराइड। सर्प के काटने पे जो इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन में कौन सी दवा होती है या किसका प्रयोग होता है, तो आरिक क्लोराइड। ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद एक और उपनाम हम देखेंगे अभी, सफेद सोना। तो सफेद सोना कौन से धातु को कहते हैं, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सफेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि
सबसे मजबूत धातु है प्लेटिनम, इसे सफेद सोना कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि पारा के बारे में हमने फ्रेंड्स देखा था कि एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में ही रहते हैं। पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, अर्थात अवस्था के भौतिक गुणधर्म में पारा अपवाद स्वरूप है, लेकिन है ये धातु ही। इसका एक उपनाम है, इसे क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किस धातु का उपनाम है? तो पारा का। या क्विक सिल्वर कौन सी धातु को कहा जाता है? तो पारा को। पारा के संबंध में फ्रेंड्स हमने देखा था पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। हमने मिश्र धातुओं वाले चैप्टर में देखा था कि पारा किसी भी अन्य धातु से क्रिया कर ले तो क्रिया करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे अमलगम कहते हैं। तो पारा को अगर शुद्ध रूप में रखना है तो उसे लोहे के पात्र में रखा जाता है, अर्थात लौह पात्र में रखा जाता है पारा को, क्योंकि पारा लोहे से क्रिया नहीं करता और अमलगम नहीं बनाता है। तो अगर पारा को शुद्ध रूप में रखना है या प्राप्त किए रहना है तो उसे लौह पात्र में रखते हैं, क्योंकि लोहे से क्रिया करके वो अमलगम नहीं बनाता, बाकी किसी भी अन्य धातुओं के साथ मिलकर वह अमलगम मिश्र धातु तैयार कर लेता है। ये पारा का गुणधर्म है। आगे देखते हैं लिथार्ज, ये भी उपनाम है। किसका उपनाम है ये हमें जानना है। तो लिथार्ज है लेड ऑक्साइड, Pb अर्थात लेड या सीसा, ऑक्सीजन से क्रिया किया हुआ अर्थात लेड का ऑक्साइड, इसे सीसा ऑक्साइड कह सकते हैं हम या लेड ऑक्साइड कह सकते हैं। और इसका उपनाम क्या रखा गया है या क्या कहते हैं इसे? लिथार्ज। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी उपनाम है किसका? PbO2 का। आगे देखें फ्रेंड्स तो लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट अर्थात PbCO3, इसको व्हाइट लेड धातु है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Pb, इसे ही सीसा भी कहा जाता है। और लेड कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? PbCO3, इसे व्हाइट लेड भी कहते हैं। इसी को सफेदा भी कहा जाता है या सफेदा के रूप में हम सभी प्रयोग करते हैं व्हाइटनर के रूप में। तो हम जो व्हाइटनर यूज करते हैं वो क्या है? व्हाइट लेड, और इसका रासायनिक नाम क्या है? लेड कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र देखें तो PbCO3। तो ये हम सभी जान लिया हमने कि सफेदा में कौन रासायनिक तत्व है, क्या है रसायन उसका। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम फ्रेंड्स हमने देखा था जब हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे परिचय, तो ये भी पढ़ा था कि एक वर्ग एक समूह के तत्वों को एक हमने बताया था कौन कौन से समूह कौन कौन से तत्व होते हैं जिन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, अर्थात नाभिकीय रिएक्टर तत्व होते हैं जिनके नाभिक में असीम ऊर्जा होती है। उनमें से एक है प्लूटोनियम और इनका प्रयोग परमाणु बम तैयार करने में किया जाता है। और प्लूटोनियम से सिर्फ प्लूटोनियम नहीं बल्कि जो भी नाभिकीय रिएक्टर वाले तत्व हैं अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है, जिसमें से यूरेनियम सबसे प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है और प्लूटोनियम भी रेडियो सक्रिय तत्व ही है। इससे भी परमाणु बम तैयार किया जाता है। और फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जापान के नागासाकी में जो अमेरिका द्वारा परमाणु हमला हुआ था, अर्थात जापान के नागासाकी में परमाणु हमला हुआ था जिसे अमेरिका द्वारा किया गया था, उस हमले में जिस परमाणु बम का उपयोग किया गया था
उस परमाणु बम का उत्पादन किस रेडियो सक्रिय तत्व के माध्यम से हुआ था? तो प्लूटोनियम के माध्यम से। अर्थात उस बम में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व था? प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम रेडियो सक्रिय तत्व है, परमाणु बम बनाने में इनका उपयोग होता है। सभी रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग परमाणु बम तैयार करने में होता है। और नागासाकी का परमाणु हमला जो हुआ था जापान के, उसमें जिस परमाणु बम का उपयोग हुआ था उसमें प्लूटोनियम धातु था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आशा धातु, ये भी उपनाम है। तो कौन सी धातु को आशा धातु कहते हैं? आशा धातु यूरेनियम को कहते हैं। और इसका कारण यही है कि यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, बहुत ही महंगी धातु है, इसके उपयोग अनेकों हैं। ये रेडियो सक्रिय धातु है, इससे बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और भी हैं भविष्य में भी। तो इसी कारण से यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चूहा विष, अर्थात चूहा मारने के जहर में किसका उपयोग होता है? या जो चूहा विष पाउडर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्यों? तो इसका रीजन ये है कि चांदी गंधक के संपर्क में आते ही तुरंत क्रिया कर लेती है और अपने ऊपर काली परत जमा लेती है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था धातुओं का संचारण हमारे चैप्टर 8 के लेक्चर 3 में, धातुओं का संचारण, लेक्चर 3 नहीं, लेक्चर 4 था, जिसमें हमने धातुओं का संचारण एवं मिश्र धातुओं का अध्ययन किया था। और फ्रेंड्स, हमने उसमें देखा था कि चांदी धातु का अगर संचारण होता है तो उस पर किस रंग की परत जमती है? तो चांदी पर काले रंग की परत जमती है। अर्थात चांदी जब काली परत अपने ऊपर जमा ले, अर्थात उसका संचारण हो रहा है, चांदी नष्ट हो रही है। तो चांदी के चम्मच में अगर अंडा खाते हैं और अंडे में फ्रेंड्स गंधक होता है, गंधक अर्थात कुछ मात्रा में सल्फर धातु उपस्थित होता है, और इसी गंधक से या इसी सल्फर के कुछ अंश से क्रिया करके चांदी का जो चम्मच है उस पर काली परत जम जाती है। और काली परत जम जाती है अर्थात उस चम्मच का संचारण होने लगता है, और इसी प्रकार उस चम्मच को नष्ट होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, अर्थात वो चम्मच नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, मना है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से उस चम्मच का संचारण हो जाएगा, वह चम्मच नष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जस्ते का फूल, ये भी उपनाम है, जस्ते का फूल। जस्ते का फूल किस यौगिक को या किस पदार्थ को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र देखिए तो ZnO2। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं, और इसका उपयोग व्हाइट या चाइनीज व्हाइट, इसी का प्रयोग अर्थात जिंक ऑक्साइड का ही उपयोग व्हाइट और चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेदी करवाने में या पेंट कराने में उपयोग किया जाता है।
और इसका उपनाम है जस्ते का फूल। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं और इसी का उपयोग किया जाता है व्हाइट या चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेदी कराने में या पेंट कराने में। इसी का और उपयोग होता है जस्ते के फूल का या जिंक ऑक्साइड का चेहरे की जो फेनिस क्रीम्स बनती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जिंक ऑक्साइड का, जिसका उपनाम है जस्ते का फूल। आगे देखते हैं फ्रेंड्स और लास्ट कि सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो सोने को कठोर करने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। इन दोनों में से किसी भी एक को मिलाने पर सोना कठोर हो जाता है आवश्यकता अनुरूप, अर्थात तांबा या चांदी को मिलाया जाता है सोने को कठोर करने के लिए। यही कारण है कि गहनों में शुद्ध सोना जो होता है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का सोना है अर्थात प्योर शुद्ध है। लेकिन जो गहने होंगे, अगर 24 कैरेट के सोने के गहने होंगे तो उसे हम पहन नहीं पाएंगे। हम जिस आकार में गहने को चूज करेंगे, लेंगे, वो उस आकार में रह ही नहीं पाएगा, वो पिघल के किसी भी अन्य रूप में हो जाएगा, अर्थात पिघलता हुआ सी अवस्था में वो रहेगा। तो ऐसी अवस्था में ना आए, वो कठोर रहे, हम गहने जिस आकृति में जिस आकार में बनवाए उसी में रहे। उसे कठोर करने के लिए तांबा या चांदी का प्रयोग किया जाता है सुहागा के रूप में। तो गहनों में 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट बाकी जो शेष होता है उसकी जगह तांबा या चांदी का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो जो भी आभूषण बने उस कठोर आभूषण तैयार हो। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने धातु के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं।